हेलो दोस्तों, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और हम लोग बात कर रहे हैं HP एलाइड के मेंस 2019 एग्जाम के बारे में। और दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, जिसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इस एग्जाम का, देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके हम आपको जो है मॉडल आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन ये पर्टिकुलर जो एग्जाम है इसका एक ही टैगलाइन हो सकती है, दैट इज की कहानी चेंजिंग पैटर्न की। 2018 में भी हमने चेंजेस देखे, उसके बाद 2019 में भी हमने आपका 2017 में हमने चेंज देखी, 18 में भी चेंज देखी, 19 में भी चेंज देख लिए। सो मैटर ऑफ फैक्ट ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा डायनेमिक बन चुका है। मेंस का स्पेशली जो है काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक आ रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में जो है जो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी थी वो था आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, जो 10 क्वेश्चंस आपको जो है 4 मार्क्स के पूछे गए। 40 मार्क्स का जो ये पहला पोर्शन था वो मैंने कवर कर लिया है कल की वीडियो में। एंड मैंने आपको बताया ये सारा पोर्शन जो है इट वाज ऑल फोकस्ड ऑन हिमाचल जी के ऊपर क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा आपको हिमाचल जी के ऊपर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। सो अगेन ओनली 40 मार्क्स HP जी के इन 200 मार्क्स पेपर। सो आप देख सकते हो, हमने बात करी थी वैसे भी कल की HP का जो पोर्शन है काफी ज्यादा कम हुआ है। सो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 के ऊपर चलते हैं, जहां पे 11 टू हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मॉडल आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। एंड इसके अलावा जो हम लोग थोड़े बहुत चीज़ें और देखेंगे, थोड़े बहुत नुआंसेस और देखेंगे कि इस एग्जाम से हम लोगों को क्या निकल के आ रही है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगेन आपको पता है कि अगर आप हमारे किसी भी सेशन का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे जो हम सारी PDFs को अपलोड कर देते हैं एंड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज मिलेंगे जो आपको अपने HP GK या HP के जो एग्जाम्स है, HPS हो गया, HP एलाइड हो गए, इन एग्जाम्स के लिए जो है आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। मैटर ऑफ फैक्ट हम लोगों ने 2 अभी इस तरह के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक कोर्स जो है ऑलरेडी लॉन्च था, दैट इज HPS टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को हमने और रिवैम्प किया है काफी सारे। इसके अंदर जो है मॉडल टेस्ट हम लोगों ने ऐड किए हैं, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एक और हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन ऐड किया है, दिस इज अबाउट HP GK। HP GK के साथ साथ हम लोग जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर एप्लीकेशन। उसे जाके आज ही डाउनलोड करिए और इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो चलिए आगे करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। मेन मुद्दा जो है आपका वो क्या है, वो पार्ट B क्वेश्चन है। 11 टू 20 हमने क्वेश्चन देखने हैं, मीडियम लेंथ के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है और 120 वर्ड्स की हम लोगों को जो है वर्ड लिमिट दे रखी है। सो अगेन वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन 120 वर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अगेन ये आंसर्स मैंने भी बैठ के लिखे हैं, तो उन्हीं आंसर्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये एज एन सच मॉडल आंसर नहीं है, बट दीज आर आंसर्स विच आई हैव पर्सनली रिटन। सो अगर आपको मॉडल की तरह लगते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लगते हैं तो चलो आप इसमें अपनी एडिशंस कर सकते हो, बिकॉज मेन जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है थोड़ा सा, है ना। सो अगेन 8 मार्क्स में मुझे जो है बहुत डिफिकल्टी आई 120 वर्ड में लिखने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो नेचर था इट वाज वेरी वेरी एनालिटिकल। ठीक है, काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिले। एंड इन एनालिटिकल क्वेश्चंस को देखने के साथ इनको जो है 120 वर्ड्स में लिखना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो मैंने ट्राई करा है थोड़ा सा, बट अगेन कहीं कहीं पे जो है वर्ड लिमिट अगर इंक्रीज हो रही है तो मैंने वो मॉडल आंसर्स के लिए आपको देने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर एडिशंस करे हैं। ठीक है जी। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन ये बात कर रहा है, थ्रो द लाइट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, वल्लभ भाई पटेल का जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। सो डू नॉट टॉक अबाउट कि उन्होंने किस तरह से जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया इंडियन यूनियन के अंदर, तो वो बात यहाँ पे पूछी नहीं हुई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पूछा हुआ है। सो फ्रीडम स्ट्रगल की बात करने की वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्या किया। अगेन नो डाउट हम लोग लिख सकते हैं कि ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन, बट ये क्वेश्चन का मेन पोर्शन नहीं है। मेन पोर्शन जो है उन्होंने क्या किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। सो अगेन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है ही केम इनटू द फोरफ्रंट इन 1918, 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह में जो है गांधी जी के कॉल पे इन्होंने क्या किया, अपनी जॉब को छोड़ दिया था, क्विट कर दिया था और खेड़ा सत्याग्रह में जो है इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। ठीक है जी, वहां से जो है ये प्रोमिनेंट लीडर बन के निकले इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद जो है इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में भी इन्होंने जो है काफी ज्यादा अपना योगदान दिया। पूरे वेस्ट रीजन में जो आपका गुजरात वाला रीजन था, ये सारे रीजन में जो है बॉम्बे के वेस्टर्न वाले पोर्शन में काफी ज्यादा घूमे, ट्रेवल किया इन्होंने, और वहां से जो है इन्होंने काफी ज्यादा मेंबर्स जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए रिक्रूट किए एंड पार्टी फंड जो है कलेक्ट किया। सो अगेन ही वाज वेरी वेरी वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है जी, ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश जो आपके पॉलिसीज थे उसके खिलाफ बहुत ज्यादा ये लोग जो है ये प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट भी करते थे एंड बहुत ज़्यादा जो है वोकल भी थे। इसके अलावा जो है इन 1923 पटेल ऑल्सो लेड अ सत्याग्रह मूवमेंट इन नागपुर। नागपुर में उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करी थी अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ। उस टाइम पे ब्रिटिश लॉ बनाया गया था कि जो है कोई जो इंडियन फ्लैग है उसे होस्ट नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1923 में। इसके अलावा द मोस्ट फेमस इनकी जो मोमेंट थी जहाँ पे ये एक ट्रू नेशनल लीडर, एक ट्रू लीडर ऑफ मासेस बन के निकले थे, दैट वाज बरदौली सत्याग्रह। 1928 में जो है बरदौली रीजन में ये सत्याग्रह हुआ था, जहाँ पे जो आपके वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कमान संभाली थी और उनको जो है बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल मूवमेंट वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने सरदार का टाइटल दिया था, तभी जो है हम लोग उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। ठीक है जी। इवेंचुअली दीज वर फ्यू ऑफ द मूवमेंट्स। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जो है इनका काफ़ी योगदान होना था, बट अगेन उससे पहले इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। सो मोस्टली हम लोग जो है जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो इनका इस पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनको मेंशन करना जरूरी है। सो आप 4 या 5 पॉइंट्स मेंशन करोगे एंड आप कंक्लूजन में या तो आप री इंटीग्रेशन के बारे में लिख सकते हो कि इंटीग्रेट किया प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन के साथ, या उसे इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस करना है मीन्स आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है आपको कि जो रिलीजियस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी 19वीं सदी की, वो विमेन इमेंसिपेशन को या उसमें जो विमेन इमेंसिपेशन के लिए क्या किया गया था। ठीक है, इसको डिस्कस करना है आपको। अगेन विमेन इमेंसिपेशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्रिटिकल बात करनी है। क्रिटिकल मीन्स आलोचनात्मक तरीके से बताना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो रिफॉर्म के अंदर नहीं थी और वो रिफॉर्म जो है कहाँ पे वो देवर शॉर्ट एज फार एज प्रोवाइडिंग इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इज कंसर्न। सो हमने मोस्टली क्या पढ़ा है, हमने मोस्टली पढ़ा है कि विमेन को जो है बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस हुआ एंड सोशल इवल्स काफ़ी जो है यहाँ पे खत्म हुए, बट ये यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। सो अगेन ये नेगेटिव पॉइंट्स मैंने किस तरह से लिखे हैं, आई स्टार्टेड आउट विद अगेन सेइंग कि ये जो है 19th सेंचुरी में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, उन्होंने विमेन की कंडीशन को एमुलरेट करने की कोशिश करी और रिफॉर्म करने के लिए इंडियन सोसाइटी की कोशिश करी। मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिया, जैसे कि सत्यशोधक आपका ब्राह्मो समाज है जिसने सती एबॉलिश करने के ऊपर काम किया, आर्य समाज विमेन एजुकेशन के ऊपर काम किया। देन ईश्वर चंद विद्यासागर, उन्होंने विमेन की जो है एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया। सो ये कुछ मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या बोला कि ये रिफॉर्म जो है वो क्या करते हैं, वो इक्वल स्टेटस विमेन को नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली बात तो ये जो रिफॉर्म मूवमेंट थी इनका दायरा बहुत छोटा था, ओनली जो है कुछ मिडिल क्लास जो हिंदू हाउस होल्ड्स हैं वहीं तक ये रिफॉर्म मूवमेंट पहुंच पाई, एजुकेट वो वेमेन एजुकेट कर पाई अपने आप को, या जो है इस तरह के सोशल इवल से जो है बाहर निकाल पाए अपने आप को। ठीक है, सो इस तरह से जो है कुछ ही बहुत बड़े स्टार्टा का कुछ सिर्फ कुछ छोटा सा स्टार्टा जो है, छोटा सा जो लोग थे उनको ही हम लोग, या छोटे से जो मतलब आप कह सकते हो कुछ ही वेमेन को हम लोग जो है बाहर निकाल पाए, वो भी एक मिडिल क्लास वेमेन को। ठीक है, इसके अलावा जो है एजुकेशन मिलने के बावजूद जो है उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया। ठीक है, इक्वल स्टेटस इवन लिबरल्स के अंदर या फिर एजुकेटेड जो समाज था उसके अंदर उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया। स्टिल दे वर कंसिडर्ड एज अ सेकंड रेटेड सिटीजन। ठीक है, दे वर इवन कंसिडर्ड एज कि अगर एक वुमेन जो है ओवर एजुकेट हो जाए या रॉन्गली एजुकेट हो जाए तो क्या करते थे, दे वर कंसिडर्ड एज अ थ्रेट। एंड इवन लिबरल्स जो है इस बात को नकारते नहीं थे। सो दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जो है एक बहुत बड़ा खामी निकल के आई है इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की। इसके अलावा जो है इवन मुस्लिम जो मुस्लिम जो एजुकेटर्स थे, दे वर proposing education for women, but again that was to make them better wives, better mothers and better Muslims, and it was not for overall emancipation of the women. ठीक है, सो इसमें भी उसका उनका जो है अल्टीरियर मोटिव देखने को मिलता है। स्टिल सोसाइटी में हमने देखा इवन एजुकेशन मिलने के बाद वेमेन को जो है उनके रिप्रोडक्टिव रोल को जो है प्राइमरी माना गया एज कंपेयर टू देयर बेसिकली इकोनॉमिक और अदर सोशल जो है रोल के लिए। उससे अलावा जो है उनका रिप्रोडक्टिव रोल को ही जो है स्टिल हमने क्या किया, इट वाज कंसिडर्ड एज प्राइमरी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के, दे ट्रीटेड वुमेन एज अ सब्जेक्ट। इनको जो है एक सब्जेक्ट की तरह चूज किया गया, इस सब्जेक्ट की तरह देखा गया फ्रॉम देयर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। उनके अपने मॉडर्नाइजेशन के जो आइडियाज थे, जो आइडियोलॉजी थी उनकी, जो थीम था, उसमें जो है विमेन एक सब्जेक्ट की तरह था जिसको जो है वो इमेंसिपेट करके अपने मॉडर्नाइजेशन के जो आइडियोलॉजी उसको फर्दर करना चाहते थे। तो ये भी जो है कई बार इनके ऊपर क्रिटिसिज्म लगा है। सो अगेन ऑल दीज वर क्रिटिसिज्म। इनको जो है अगर आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स में लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, तब जो है आपको उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इसमें आप ये भी बात कर सकते हो कि दो
यहाँ पे कई सारी जो है लेक्यूनेस थे, कई सारी खामियां थी, रिफॉर्म मूवमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा लिबरेट नहीं किया, बट दे वर स्टिल गुड इनफ टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू वुमेन, और अप टू सम स्टार्टा, कुछ स्टार्टा को जो है एजुकेशन दिया, एंड कुछ कस्टम जो पेक्युलर कस्टम से जो सोशल ईवल्स थे उनको जो है ख़त्म करने में एक शुरुआत की तरह जो है इन रिफॉर्म मूवमेंट्स को हमने देखी, ठीक है ना। सो आप इस तरह की जो है बात कर सकते हो, एंड दैट इज आई थिंक इज अ गुड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। देन हम लोग बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन इज आर्ट, लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी जो है दे आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है कल्चर के। क्या टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, तकनीकी या आपका इकोनॉमिक या सोशल या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये भी जो है कल्चर के कंपोनेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। सो यहाँ पे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है बेसिक चीज़ है जो हम लोग पूछ रहे हैं कि ये कल्चर के पार्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज ऑब्वियसली यस, ठीक है। अगर जब हम कल्चर को डिफाइन करते हैं तो कल्चर वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान इंसान के साथ जो इंटरेक्ट करता है, वो सारी चीज़, सम टोटल ऑफ एवरीथिंग विच कम्स अंडर इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन, और वो जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म लेती है और एक जो है कंटिन्यूस फॉर्म लेती है, तो वो क्या बन जाता है, वो संस्कृति बन जाती है, वो कल्चर बन जाता है। कल्चर जो है दो तरह से मैनिफेस्ट करता है, एक होता है आपका टेंजिबल कल्चर और एक होता है इनटेंजिबल कल्चर। टेंजिबल कल्चर जो हम देख सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, आप अपना फोन को जो है उठा के देख सकते हो, फोन को जो है छू सकते हो, उससे काम कर सकते हो, तो वो जो है टेंजिबल पार्ट बन गया। एक होता है आपका इनटेंजिबल या नॉन मटेरियल कल्चर, जैसे कि आपका लैंग्वेज हो गया, आइडियाज हो गए, आइडियोलॉजीज हो गई, ये जो है इनटेंजिबल पार्ट और इंटेंजिबल पार्ट है, ठीक है। सो इंटेंजिबल तो है ही, वैल्यूज हो गया, आपका बिलीव्स हो गए, सिंबल्स हो गए, लैंग्वेज, दे आर ऑल इंटेंजिबल पार्ट। बट जो मटेरियल कल्चर है या फिर टेंजिबल पोर्शन है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ कल्चर। अब ये कल्चर को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की एज अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर, तो मैंने ये बताया हुआ है, जैसे कि अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी किस तरह से वो कर रही है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है फॉर अगेन फॉरवर्डिंग द आइडियाज, आइडियाज को फॉरवर्ड करना, आइडियाज, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स को आगे फॉरवर्ड करना, उसके डिसेमिनेशन के लिए टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं, आज मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो मोबाइल फोन्स हो गए आपके, या फिर आपका जो है सोशल मीडिया हो गया, वो क्या कर रहा है, वो आइडियाज को, लैंग्वेज को, आइडियोलॉजीज को आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प कर रहा है ना। सो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक कल्चर बिल्ड कर रहा है। जैसे फेसबुक में आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ये भी एक कल्चर है। देन इट इवेंचुअली क्राफ्ट्स न्यू कल्चर, न्यू नॉर्म्स एंड न्यू वैल्यूज ऑल्सो। नए नॉर्म्स, नए वैल्यूज निकल के आते हैं। फॉर इंस्टेंस दोस्तों के बीच में जो है, अगर आप जैसे इंस्टाग्राम में नहीं है या कुछ इस तरह की अच्छी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में नहीं है, तो आपको जो है इन्फीरियर माना जाता है बाकी लोगों से, है कि नहीं। या फिर जो हम लोग बात करें, आप अगर आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, तो टेक्सटिंग में जो आप लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ना स्टार्ट करें, तो वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ कल्चर बन गया है ना। सो मोबाइल टेक्सटिंग कल्चर बन गया। ये सारी चीजें क्या है, दे आर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे लेकर है, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप जो है इसको एक या दो पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एक या दो पॉइंट्स में, दैट टेल्स की हाउ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस, है ना। देन इज नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन कैसे जो है वो कल्चर को या कल्चर का कंपोनेंट बन जाते हैं। अगेन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्या करती हैं, दे क्रिएट, मॉडिफाई, रीइंफोर्स न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन द सोसाइटी। नए नॉर्म्स, नए तौर तरीके, नए जो है वैल्यूज वो सोसाइटी के अंदर डालती हैं, या पुरानी वाली को रीइंफोर्स करती हैं, या जो है उनको मॉडिफाई कर देती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या काम, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम करें। जैसे कि मैं बात करूं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। सो मैरिज की अगर हम बात करें, तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन एंड मैरिज के आसपास में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से इसको चेंज कर रही हैं, है ना, कल्चर को। अब कल्चर, हमारे कल्चर में मैरिज है, मैरिज इट्स अ रिचुअल सैंक्टिटी, है ना। बट हम लोग देख रहे हैं कि अब क्या हो गया है, अब आपके वेडिंग प्लानर्स आ गए हैं, वेडिंग जो है अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है, और नए नए फॉर्म्स जो है हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर आते हुए। मैरिज जो है, कोर्ट मैरिज हम लोग देखने लग गए हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, दे आर व्हाट चेंजेस इन आवर कल्चर विच आर कमिंग। न्यू कल्चर जो है वो क्रिएट हो रहा है बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सिमिलरली मैं बात करूं और सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, जैसे कि चाइल्ड जो आपका सोशलाइजेशन है, ठीक है, बच्चों की सोशलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें देखो आप, डे बोर्डिंग कल्चर आ गया। तो डे बोर्डिंग कल्चर क्या है, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जहाँ पे बच्चों को आप जो है सारा दिन रख सकते हो, और जो है माँ बाप जो क्या कर सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं। सो डे बोर्डिंग कल्चर है। नैनी कल्चर निकल के आ गया है सिमिलर। इसी तरह से सिल्वर डंपिंग या ग्रैंड डंपिंग हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। सिल्वर डंपिंग, ग्रैंड डंपिंग क्या है, जो नए जो है आपके जो वृद्ध आश्रम, नए तो नहीं बट वृद्ध आश्रम बन गए हैं, उसमें क्या है, जो बूढ़े हैं उनको उठा के, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको उठा के कहाँ पे, इस तरह के आश्रम में डाल देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो
हाउ वी आवर कल्चर इज रीइंफोर्सिंग और क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस या क्रिएटिंग न्यू नॉर्म्स, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल पार्टीज में बात करें तो प्रेशर ग्रुप्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपके लेबर यूनियंस है, वो क्या करते हैं, वो लॉज को रीइंफोर्स करते हैं, नए लॉज को लेके आते हैं, पुराने लॉज को मॉडिफाई करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, ठीक है ना। सो इस तरह की एनजीओज क्या कर रही हैं, वो आइदर थ्रू स्टैट्स, जैसे आपका आप मान लो जैसे टेरी इंस्टीट्यूट है, या फिर आपका अदर आपके बहुत सारे इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत सारी, जैसे यूनिप है या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे आपके इन्वायरमेंटल फैक्ट लेके आ रही हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने कल्चर को क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये इस तरह से क्या कर रही हैं, री कर रही हैं हमारे कल्चर को, या न्यू नॉर्म्स को, न्यू कल्चर को जो है ब्रीड कर रही हैं या मॉडिफाई कर रही हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट इट। मैंने आपको पॉइंट फॉर्मेट में दे दिया, मैंने सेम इसी को इसी तरह से आंसर में ढालने की कोशिश भी की थी, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू राइट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, 14th क्वेश्चन के ऊपर, सोशल डायमेंशंस ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो अगेन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं है ये, क्यों, बिकॉज इसके अंदर देखो, आप जैसे मैं आपको की वर्ड बताता हूँ ना, तो ग्लोबलाइजेशन वन की वर्ड, रिलीजियस रिवाइवलिज्म सेकंड कीवर्ड, फंडामेंटलिज्म थर्ड कीवर्ड, और सोशल डायमेंशंस दैट इज फोर्थ कीवर्ड। सो इतने कीवर्ड्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर आंसर लिखना है तो इट इज डिफिकल्ट, एंड दैट टू यू हैव टू राइट इन 120 वर्ड। सो अगेन काफी लोग जो है इसका जस्टिफाई नहीं कर पाए होंगे, आई होप करा भी होगा, इफ कर पाए हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज़ है। सो चलो, हमने ग्लोबलाइजेशन तो बहुत एक्सटेंसिवली मैंने बात करी हुई है अपने मार्क बूस्टर सीरीज में। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है आपको पता है, इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, आइडियाज, ऑल दिस थिंग इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन से हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो, ग्लोबलाइजेशन से जो है समाज किस तरह से चेंज हो रहा है, समाज जो है वो एक नए तरह की जो है सोसाइटीज, नई तरह की तो नहीं, मतलब सोसाइटीज में चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि मल्टी एथनिसिटी वाली सोसाइटीज बन रही हैं, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज बन रही हैं। मल्टी कल्चरल मीन जैसे अगर आप बात करोगे अर्बन एरियाज इन इंडिया, है ना, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है, उनके अलग अलग कल्चर्स हैं, कोई जो है बंगाली फैमिली है, कोई पंजाबी फैमिली है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इस तरह की जो है कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑफ सोसाइटीज बनती है, जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उतना ही जो है इस तरह की कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज बन रही है। बहुत सारी कम्युनिटीज, अलग अलग एथनिसिटीज की कम्युनिटीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज की कम्युनिटीज, वो आके एक साथ जो है वो रह रही हैं या विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोबलाइजेशन एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न। सिर्फ सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज देयर, है ना। ग्लोबलाइजेशन के साथ और क्या हुआ है, उसके साथ जो है अब हम देख रहे हैं कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म मींस रिलीजन जो है इट हैज अगेन बाउंस्ड बैक, ठीक है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म हुआ है एंड फंडामेंटलिज्म निकल के आया। फंडामेंटलिज्म इज बेसिकली कि एक आप पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक पर्टिकुलर वे में इंटरप्रेट करते हो और उसी इंटरप्रिटेशन को आप जो है सच मानते हो और सबको जो है उसी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखते हो और उनको फोर्स करते हो कि वो इंटरप्रिटेशन माने। और इस जनरली जो है दोनों चीजें धर्म के आसपास में, ऑर्गेनाइज रिलीजन के आसपास में घूमती हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली क्या हुआ है, एक तरफ ग्लोबलाइजेशन से रिसर्जेंस हुआ है रिलीजियस रिवाइवलिज्म का और फंडामेंटलिज्म का, और एक तरफ से जो हम लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से रिलीजियस आपका जो सोसाइटीज है वो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज बन रही हैं। अब इससे जो है क्या निकल के आए, वो इससे अलग अलग डायमेंशन निकल के आए हैं, वो आपको बतानी है। एग्जाम्पल, पहली डायमेंशन क्या है, इंटर कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या है, फंडामेंटलिज्म डेवलप हुआ और या फिर जो है रिलीजियस रिवाइवलिज्म डेवलप हुआ, तो क्या हुआ, एक कम्युनिटी जो है, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के साथ जो है कंफ्लिक्ट में आ रही है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका जो है इस्लामोफोबिया, ठीक है। अब सारा जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से गुजर रही है। इस्लाम या इस्लामिक जो लोग हैं या इस्लामिक जो धर्म की कम्युनिटीज हैं इनके साथ जो है थोड़ा बहुत क्या कर रही हैं, एक एक फोबिया बन गया है उनका, ठीक है। सिमिलरली परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, हम लोग परसिक्यूशन देख रहे हैं माइनॉरिटीज का। हम लोगों ने इराक में ISIS में देखा कि बहुत सारी जो है माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैक्स किए गए या फिर काफ़ी ज़्यादा जुल्म ढाए गए। मैटर ऑफ फैक्ट अभी भी देख रहे हैं अफगानिस्तान में, अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में सिखों को जो है प्रोसिक्यूट किया जा रहा है ना। सो ये सारी चीज़ें जो है इंटर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, दे आर एग्जाम्पल और दे आर पार्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म विच इज राइजिंग इन दी ग्लोबलाइज्ड एरा। इसके अलावा और क्या हो रहा है, परपेचुएशन ऑफ सिंगल आइडियोलॉजीज। अब जो आपका फंडामेंटलिज्म है वो सिंगल आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव करता है कि यही जो चीज है, यही आइडिया सही आइडिया है। सो इसको परपेचुएट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कोई भी डिसेंट टॉलरेट नहीं किया जाता है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनटॉलरेंस या
इस तरह का जो है आप कह सकते हो इनटॉलरेंट समाज या डिसेंट को कर्ब करने वाला समाज जो है वो आपको बहुत जगहों में देखने को मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस हम लोग देखते हैं बुक्स बैन कर दी जाती हैं, आर्ट जो है उसको बैन कर दिया जाता है, लिटरेचर को जो है दबाया जाता है, डिबेट डिस्कशंस को करने नहीं दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं एंड दिस इवेंचुअली इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटलिज्म। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो उसके ऊपर भी। देन रिलीजियस कनोशंस है ना, पहले क्या था, इस फंडामेंटलिज्म रिलीजियस रिवाइवलिज्म हुआ क्या है, जो पहले साइंस जो है वो डोमिनेट कर रहा था, अब धीरे धीरे रिलीजन या रिलीजियस कोनोशन जो है वो डोमिनेट करने लग गई हैं। साइंटिफिक थॉट जो है वो पीछे चला गया है और जो एस्थेटिक और रैशनल थिंकिंग उसको सुप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सो ये भी जो है एक इवेंचुअली हम लोग देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट है फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो ये कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें डाली थी, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैंने जो है एक आंसर लिखा है एंड इसी आंसर पे जो है आप भी थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हो। बिकॉज देखो सोशियोलॉजी के या फिर जो आपका कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स होते हैं, इनका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, कोई स्टेबल आंसर नहीं होता, सिंगल आंसर नहीं होता है। इसके अंदर जो है अगेन जितना ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो उतना ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू एग्जामिन सोशल डायमेंशंस ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट अगेन अगर आपको अच्छा आंसर मिलता है तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स, मैं कमेंट्स में देखते हैं एंड यू माइट गेट समथिंग बेटर आउट ऑफ इट। देन डिस्क्राइब द राइट टू इक्वालिटी गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी के बारे में जो है क्या चीज़ है, अगेन यहाँ पे क्या है, वही आर्टिकल 14 टू 18 के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिया कि जो है इंडिया इज़ अ वेरी हाईली डाइवर्स सोसाइटी है, कंट्री है, जिसमें बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियसली डिफरेंट लोग आपको देखने में मिलते हैं। सो राइट टू इक्वालिटी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है ताकि हम हर एक को इक्वल और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के ऊपर एक एक दो दो लाइन्स लिख दी। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू डिस्क्राइब और कुछ नहीं करना है। देन नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 16, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत ईजी है, आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करी हुई है, 3 टाइप से बताई हुई है। सिंपल मेजोरिटी की अमेंडमेंट जो है उसे एक्चुअली में हम लोग आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर रखते हैं। एक उसका एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि बाउंड्री की अल्टरेशन, स्टेट्स की बाउंड्री की अल्टरेशन है, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अबॉलिश करने वाला जो भी प्रस्ताव है वो जो है इससे निकलता है। सेकेंड हम लोग स्पेशल मेजोरिटी की बात कर सकते हैं, 368 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। सो बेसिकली इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, दैट मीन्स 2/3 मेजोरिटी से हम लोग को जो है बिल पास करना होता है पार्लियामेंट में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो है इसी के थ्रू अमेंड किए जा सकते हैं। थर्ड जो है स्पेशल मेजोरिटी एंड द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, थर्ड टाइप की हुआ है जिसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, मीन्स 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट हाफ जो है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो जो है इस प्रस्ताव को पारित करें विद सिंपल मेजोरिटी, तब जो है बनता है। इट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। सो आप इस तरह से बात कर सकते हो एंड दैट इज व्हाट इज अ गुड आंसर एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न। सो पॉलिटिक आंसर बहुत डायरेक्ट आए हैं, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ। देन इज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। सो हम तो ये काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइनली भड़ास निकालने का मौका मिल गया होगा। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स पूछा है तो आपको नेगेटिव्स ही बताने हैं। सो प्रॉब्लम्स क्या है, अगेन पब्लिक सेक्टर पहले अंडरटेकिंग्स होती क्या है, 51% से ज़्यादा जो अगर गवर्नमेंट का स्टेक है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो जाती हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं बेसिकली। इसमें बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल इनएडिक्वेसीज आपको देखने में मिलती है। ठीक है, बहुत पुअर पॉलिसी मेकिंग होती है, ओवर स्टाफिंग आपको देखने में मिलती है, हाई ऑपरेशन कॉस्ट आर देयर, अगेन लैक ऑफ विजन, मोटिवेशन नहीं है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ज़्यादा है, अंडर यूटिलाइजेशन है, ये आप बात कर सकते हो। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी होता है, क्योंकि सरकारी कंपनी है तो सरकारी डायरेक्टर्स होते हैं, सरकारी डायरेक्टर्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल कंपल्शंस में पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने बैंक्स का तो पता ही है, सो बैंक्स को जो है कोर्स किया जाता है कि वो सोशल सेक्टर को बहुत ज़्यादा लोन्स लेंड करें, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं और इस तरह की एजेंसी, जैसे रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ कितने टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही है, क्यों, बिकॉज हम लोग वहाँ पे पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ा रहे थे, अब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बट पहले की बात कर रहा हूँ मैं। सो इस तरह के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी हैं। टेक्नोलॉजिकल गैप, अभी भी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी भी काम कर रहे हैं, जैसे मोस्टली अगर मैं बात करूँ आपकी जो आयरन स्टील कंपनी है, इंडियन आयरन स्टील कंपनी है, या फिर जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, ईस्टर्न कोल लिमिटेड है, तो ये कंपनियां जो है अभी भी बहुत प्रिमिटिव तरीके से
माइनिंग कर रही हैं, प्रिमिटिव तरीके के ऊपर जो है प्रिमिटिव इंडस्ट्रीज या प्रिमिटिव जो है मशीनरी यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे मैं कह सकता हूँ अगेन, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेड यूनियनिज्म में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही होती है, लेबर ट्रबल्स आर देयर, ऑल दोज थिंग्स इवेंचुअली आर इश्यूज जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 18 में, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया, ठीक है जी। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर बेनिफिट्स आपको बताने हैं। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, ये एक्चुअली वो टेरिटरी होती है जहाँ पे जो लॉज होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली इकोनॉमिक लॉज होते हैं, नॉट आपका अदर लॉज, बट इकोनॉमिक लॉज जो है वो बाकी कंट्री के इकोनॉमिक लॉज से डिफरेंट होते हैं और मैटर ऑफ फैक्ट मोर लिबरल होते हैं। और लिबरल होने से क्या होगा, अगेन ये अगर लिबरल होंगे लॉज तो यहाँ पे जो है ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्शन की जा सकेगी, और जो छोटे छोटे इश्यूज निकल के आते हैं जैसे कि सेटअप के इश्यूज हैं या लॉ की को बेसिकली कंप्लाई करने के इश्यूज हैं, ये जो है कम निकल के आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, और इससे हमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है जी। बाहर से जो है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ के इकोनॉमिक लॉज जो है वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे, ठीक है, इस एरिया के। देन अगर कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो बेसिकली हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हम लोग जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, सो हम लोग वर्ल्ड की वैल्यू चेन में कहीं ना कहीं फिट हो पाएंगे अच्छे से। देन बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अगेन हम लोग जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो वो कैसे रियलाइज़ करेंगे, जब हम पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अवर कंट्री, है ना। एंड देन ऑब्वियसली इट विल फाइनली लीड टू व्हाट, डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हिमाचल में एग्जाम्पल देख लो, भद्दी वाला जो रीजन है एंड आपका सोलन वाला रीजन है, ये हम लोग जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं, तो वहाँ पे जो है कंपैरेटिवली एम्प्लॉयमेंट, कंपैरेटिवली प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद तेराई रीजन जो है हमारे जो भारत में मिलता है, तेराई रीजन, उसका ज्योग्राफिकल अकाउंट देना है, भौगोलिक जो है विवरण देना है। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिटेल में किया था, जब मैंने भब्बर और तराई के बीच में जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में मिलता है, इसके बीच में मैंने डिफरेंस पूछा था मार्क बूस्टर में। सो तराई रीजन क्या है, तराई जो है वो हिमालयाज के फुट हिल्स में मिलता है। हिमालयाज के फुट हिल्स में आपको पहले जो है जो प्लेन्स मिलने स्टार्ट होते हैं, पहले आपको भब्बर रीजन मिलता है, फिर आपको तराई रीजन मिलता है। तराई रीजन जो है जनरली ये डैम्पी मार्शी टाइप इलाका होता है, दलदलीय टाइप इलाका है ये, जहाँ पे आपको बहुत घने जंगल या बड़े बड़े ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जनरली जो रिवर्स होती है, जो जो आपका मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो पानी से सैचुरेटेड रहती है, इसलिए यहाँ पे दलदल टाइप इलाके देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है आपको फुट हिल्स ऑफ हिमालयास में मिलता है, बिटवीन 15 to 30 किलोमीटर्स वाइड इसकी एवरेज विड्थ होती है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जो स्ट्रीम्स जो भब्बर में गायब हो जाती हैं, वो तराई रीजन में बाहर निकल आती हैं दोबारा, एंड वो सारे एरिया को डैम कर देती हैं, ठीक है। अगेन तेराई जो रीजन है वो वेस्टर्न हिमालयस में कम देखने को मिलता है, बट ईस्टर्न हिमालयस में काफ़ी ज़्यादा मार्क देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तराई रीजन बहुत सारे हैं, देखो अगेन उत्तराखंड का जो सारा नीचे वाला बेल्ट है आपका, देहरादून वाली रीजन है, वो सारा तराई रीजन है आपका। देन उसके बाद आप हिमाचल वाला तराई रीजन देख लो, जो आपका पौंग वाला सारा रीजन है। इसके अलावा पंजाब वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला रीजन है, सारे जो हैं वेस्टर्न साइड में। और उसके बाद सिक्किम वाला रीजन है, अरुणाचल वाला रीजन है, वो ईस्टर्न साइड में, सारे तेराई रीजन है आपके, ठीक है ना। अगेन ये बिहार वाला रीजन जो है, सदर्न बिहार हो गया आपका, यूपी वाला रीजन है, सब तेराई रीजन है आपका। सो जो वेस्टर्न तेराई रीजन है, यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर ज्योग्राफिकली हम देखें तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्वाम्स को खत्म करके अब यहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है। जबकि ईस्टर्न साइड में अभी आपको बहुत घने जंगल मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। सो जनजीवन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड हमने करा भी दिया था, तो अच्छा हुआ होगा आपका। देन इज ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। से को देखो, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर दो क्वेश्चन आ गए। सो ग्लोबलाइजेशन इन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हमने किया ही था, कि बेसिकली हमने ऐसे लिखने को बोला था, ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो उसमें हमने बात करी थी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने जो है बोला था, थोड़े बहुत पॉइंट्स बताए थे, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिए। एग्रीकल्चर ने काफ़ी तरीकों से, गुड एज वेल एज बैड तरीकों से क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन ने एग्रीकल्चर के ऊपर असर डाला है। पॉजिटिव्स क्या है, जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज कैसे होगी, इंप्रूव्ड फार्म मशीनरी है, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी, बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है बाहर से, मशीनरी जो है फार्म मशीनरी और इंप्रूव हो गई है। सीड क्वालिटीज़ जो है काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं, सीड की नई टेक्नोलॉजीज आई, जो हरित क्रांति जो हम लोग लेके आए
वो जो है इन्हीं सीड्स के ऊपर तो लेके आए थे, ठीक है ना। इरीगेशन की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे माइक्रो इरीगेशन की टेक्नोलॉजीज हम लोग इसराइल से लेके आ रहे हैं, तो दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हम लोग कॉटन यहाँ पे उगा रहे हैं, उससे काफ़ी पैदावार इंक्रीज हुई है। तो दे आर ऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हुई, ग्लोबलाइजेशन के कारण, मोर इंटीग्रेशन के कारण, है ना। देन नई नई मार्केट निकल गए। आज हमारी जो चाय है वो पूरा वर्ल्ड पी रहा है, ठीक है जी। जो असम टी है या सिंपली जो टी है हमारी दार्जिलिंग टी, वो सारा वर्ल्ड पी रहा है। तो टी के एक्सपोर्ट्स हो गए, कॉटन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंगोज हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा मैंगो ऑलमोस्ट सारा सऊदी अरेबिया खाता है या फिर जो है आपका पूरा यूरोप में जाते हैं। सो इस तरह के एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ये भी इंक्रीज हुए हैं, हम लोग नई मार्केट्स में एक्सपैंड कर पाए हैं, ठीक है। रिटेल जाइंट जो है वो फार्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बाहर से फार्म्स में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े रिटेल जाइंट्स, वॉलमार्ट आ गए हैं यहाँ पे। सो इस तरह से जो है रिटेल जाइंट्स आ रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा के, अगेन दे आर इवेंचुअली एडिंग द वैल्यू टू द चेन, एंड फार्मर को जो है इससे बेनिफिट है, एग्रीकल्चर को इससे ओवरऑल बेनिफिट है। नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, दो नेगेटिव, जैसे कि इंक्रीज इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई बिकॉज फर्टिलाइजर्स महंगे हैं, सीड जो है बहुत महंगे हैं, एंड उसके बाद फार्म मशीनरी महंगी है। तो ये क्या है, बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर है, बेसिकली कैपिटलिस्टिक कल्चर है। तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो मैक्सिमम पैसा आपसे निकालने की कोशिश करें। तो इनपुट जो है फार्मरिंग में वो इंक्रीज हुए हैं, और उसके हिसाब से रेन्यूमरेशन नहीं इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन मोनोपोलीज, कॉर्पोरेट्स की मोनोपोलीज जो है वो एग्रीकल्चर में आने लग गई। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जीएम जो सीड्स हैं आपके, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं कॉटन के, तो टर्मिनेटर सीड्स हैं, ठीक है। माइको यूज करता है ना टर्मिनेटर सीड की, ये सीड जो है एक ही बार लगा सकते हो, उसके बाद आप इससे जो पौधा निकलेगा उसके सीड्स को यूज नहीं कर सकते। टर्मिनेटर होते हैं सीड्स ये उसके बाद दोबारा आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। जो पौधे से निकलेंगे बाद में सीड्स, वो सीड जो है इनफर्टाइल होंगे। तो इस तरह से क्या करें, कॉर्पोरेट्स कंट्रोल कर रहे हैं फार्मर की टेक्नोलॉजी, फार्मर की नो हाउ को, फार्मर की बेसिकली जो उनका जो बेसिकली लोकल नॉलेज है उसको, एंड सबसे बड़ी बात है बेसिकली पूरे एग्रीकल्चर के आप कह सकते हो साइकिल को कंट्रोल करने की कोशिश है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन लोकल मार्केट्स, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे, अब ज़्यादा इंटीग्रेशन होने के कारण जो ग्लोबल लेवल में चेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर में, उनके प्राइसेस में, वो आपको लोकल लेवल में भी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जो चीनी है या शुगर है, उसकी जो प्राइस है बहुत डिप्रेस चल रही है, और इससे हमारे शुगर केन फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, वो लोकली भी इम्पैक्ट करती हैं। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन 20 है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। अगेन जो आंसर्स मैंने दिए हैं, दीज आर नॉट द परफेक्ट आंसर्स, दीज आर आंसर्स विच यू कैन राइट एंड विच यू कैन थिंक यार ठीक है इससे अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। सो इफ यू लाइक दी आंसर्स यू कैन गिव अस अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैव अ बेटर आंसर स्टिल यू कैन गिव अ बिग थम्स अप टू अस, एंड यू कैन राइट ऑन द कमेंट इफ यू हैव अ बेटर आंसर फॉर इट। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छे आंसर को कमेंट पे लिखोगे तो मे बी देयर इज़ अ बिग कम्युनिटी हमारे साथ जो जुड़ी हुई है, वो इस आंसर्स को देखेगी, और जो है आज नहीं बेसिकली हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी मेंस देने हैं हम लोगों ने, तो वहाँ पे जो हमको बहुत फायदा होगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, वी विल कम बैक फॉर विद द पार्ट 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।